Hello everyone, I am Karthika, and as you people know that we people are discussing the chapter number 2 of your economics textbook, that is sectors of the Indian economy. That is what we people are discussing, and as I told you in my previous video that we people are going to start up with another topic of this chapter, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम उनकी डिस्कशन लेंगे. तो उनमें से एक टॉपिक जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, दैट इज हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. दैट इज व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू पीपल. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. किस तरीके से जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता. अभी हम लोगों ने अंडर एम्प्लॉयड का जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने डिस्कस किया. डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने डिस्कस किया. अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है. ओके, सो हमने भी डिस्कस किया था जहाँ पे कि हमने देखा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर के अंदर इट इज़ इंक्रीजिंग. लैक्स ऑफ फार्मर्स दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट जो वर्कफोर्स उन्होंने लगा रखा है छोटे से काम के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा है. उनको इतने का रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर वो और जगह पे काम दिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो उसी की तरह और लोग भी हैं जो इसी तरीके से काम कर रहे हैं. सो देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल. तो कुछ तो अंडर एम्प्लॉयड हैं, मतलब अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल ही एम्प्लॉयड नहीं हैं, वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं. तो दे आर द पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर. तो इन व्हाट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल. तो किस तरीके से जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा सकती है. जो वो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए किस तरीके से जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा सकती है. केस लेते हैं दोबारा से, लक्ष्मी का ही केस ले लेते हैं. तो लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर्स प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड. लक्ष्मी और अगर हम उनके प्लॉट के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ऐसे लोगों को दे सकती है. गवर्नमेंट कैन स्प्रेड सम मनी और बैंक्स जो कि इन लोगों को लोन दे सकता है. तो गवर्नमेंट कुछ एक्टिविटीज़ करे. गवर्नमेंट जो है वो कुछ अगर स्टेप्स लेती है जैसे कि इनको लोन्स प्रोवाइड करवाना ताकि ये कंस्ट्रक्ट कर पाएँ, अच्छे तरीके से जो है ये अपने लैंड को इरिगेट कर पाएँ. और जो द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो टेक द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वेल, जहाँ से ये लोग पानी का इनको अवेलेबिलिटी जो है वो आसानी से हो पाए. तो कुछ स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट ले सकती है. सो फर्स्टली पीपल सी दैट इन एग्रीकल्चर एरिया और इन एग्रीकल्चरल एरिया भी आप लोग ले सकते हैं. चलिए इसको एग्रीकल्चरल ही कर देते हैं. एग्रीकल्चरल एरियाज गवर्नमेंट कैन टेक सम स्टेप्स. गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्टेप्स ले सकती है जैसे टू प्रोवाइड farmers with loans and can construct well for them. तो ये कुछ काम जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है so that these people with these facilities can think of more things. ओके, नेक्स्ट वे पीपल सी दैट अब हम सपोज करते हैं कि 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज. तो 1 हेक्टेयर का जो लैंड है जहाँ पे कि वीट प्रोड्यूस किया जा रहा है वहाँ पे 2 लोग जो हैं वो 50 दिन के लिए काम कर सकते हैं.
जिसके अंदर की सोइंग, वाटर, पानी डालना, खेतों को सींचना, फर्टिलाइज करना और हार्वेस्ट करना, उसके बाद उसको, ये सारी चीज़ें आती हैं। सो ये जो 2 लोग हैं, 2 more members of the family can be employed in her own field. तो 2 और अगर यहाँ पे आप देखें कि और मेंबर्स जो हैं 2 यहाँ पे एम्प्लॉय किए जाते हैं, तो दिस कैन बी डन इन दैट वेरी सेम फील्ड. So now suppose a dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. So ऐसे ही कुछ farms को irrigate करने के लिए dams बनाए जाते हैं, इनको irrigate करने के लिए canals बनाए जाते हैं. Now इसकी वजह से क्या होगा कि it will lead to employment generation. नई कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है, जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट करेगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनको जो है कुछ लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, कुछ जो वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉय करना पड़ेगा, और इस तरीके से जो है लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि अब वो अपने फील्ड के अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर भी काम कर रहे हैं, और जो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है ये अपने आप ही घट जाएगा. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल जाएगा. सिंपल, इट विल लीड टू डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बोथ एट द सेम टाइम. Okay, moving on forward. Now suppose Lakshmi and other farmers, they produce much more than before. पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है लक्ष्मी और कुछ farmers हैं वो produce कर रहे हैं. So now they would also need to sell more of this. अब जब produce ज़्यादा कर रहे हैं तो बेचना भी भाई ज़्यादा ही पड़ेगा. सो ये जो है दे वुड ऑल्सो नीड, अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना पड़ेगा. सो इसकी वजह से क्या होगा, उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट लगेगा. तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो नियर बाय टाउन तक पहुंच जाए, उसके लिए उनको ट्रांसपोर्ट की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी. तो अगर गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करती है कुछ मनी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर और स्टोरेज के अंदर क्रॉप्स के, और या फिर वो बेटर अच्छे सड़कें बना देती हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे कि मिनी ट्रक्स जो है वो पहुँच सकते हैं, फार्मर्स, सेवरल फार्मर्स लाइक लक्ष्मी तक वो पहुँच सकते हैं. सो नाउ दे कैन हैव एक्सेस टू वाटर, कैन कंट्रीब्यूट टू ग्रो एंड सेल दीज क्रॉप्स. So they will be easily be able to sell the crops, purchase something, so they can buy and purchase some things at the same time. So जो activity है it will be again very productive for people. अब जब रोड की कंस्ट्रक्शन होगी फिर लेबर लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर लेबर लगेगी. So government can create such opportunities, giving that village people the employment and development both at the same time. Moving on forward, we people see that ये जो activities है, चाहे वो transport का है, चाहे वो trade का है, again it will require some people to work on, and ये उस जगह के लोग जो हैं वो अच्छे से कर पाएंगे. सो लक्ष्मी का जो नीड है इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन, देयर आर मोर थिंग्स जो कि इनको रिक्वायर्ड है. टू कल्टिवेट द लैंड उसे सीड्स चाहिए, उसे फर्टिलाइज़र चाहिए, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट चाहिए, पंप सेट चाहिए जिससे वो पानी निकालेगी. सो नाउ शी इज़ पुअर, अब वो तो गरीब है, गरीब फार्मर है, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकती इनमें से बहुत सारी चीज़ें. सो शी विल हैव टू बोरो द मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स. तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब उसको खुद तो नहीं खरीद सकते, खुद के पास तो पैसे ही नहीं है, तो अब वो पैसे उधार पे लेगी मनी लेंडर से एंड पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ व्हाट शी विल बी डूइंग इज, फर्स्टली वो उधार पे पैसा लेगी और उसके बाद वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई रेट के ऊपर, हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो पैसा वहाँ से लेगी. लेकिन अगर लोकल बैंक्स होंगे तो उसको क्रेडिट जो है वो एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा. तो अगर गवर्नमेंट जो है वहाँ पे बैंक सेटअप कर देती है तो वो लोन बैंक से लेगी और उसको इंटरेस्ट रेट भी एक रीजनेबल अमाउंट पे मिलेगा, ना कि एक बहुत हाई अमाउंट पे जो कि वहाँ के मनी लेंडर ने तय किया होगा. ओके, सो नेक्स्ट वी पीपल सी दैट she will be able to buy all these things on time and she will be able to cultivate her land on time. और इसके हिसाब से क्या होगा, that इसका मतलब ये है कि along with water
शी विल ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट टू फार्मर्स। तो पानी के साथ साथ क्या करना है सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स के लिए जो है वो चीप क्रेडिट भी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनके लिए आसानी हो। सो इस तरीके से जो है वो फार्मिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, फार्मिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। एक और तरीका भी है जिससे कि हम टैकल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को और प्रमोट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को, एंड वी पीपल कैन लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज, जहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क्या तरीका है वो? फॉर इंस्टेंस लेट्स सपोज दैट काफ़ी सारे फार्मर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनको ग्रो करना है अरहर और चिकपी, ठीक है, 2 चीज़ें वो उगाने का सोचते हैं। सो सेटिंग अप अ दाल मिल to produce and process these and sell in the cities is one such example. Okay, so opening a cold storage, एक cold storage को खोलने से जो है एक opportunity मिलेगी फार्मर्स को कि वो स्टोर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे कि पोटैटोज़ हैं, अनियन है, और फिर वो उसको बेच सकते हैं एक अच्छे दाम पे। ये तो ख़राब नहीं होगी क्योंकि उनकी जो सब्ज़ी है। सो विलेज के जो नियर बाय फॉरेस्ट एरिया है, वी कैन स्टार्ट टू कलेक्ट हनी सेंटर्स जो है, अगर गवर्नमेंट वहाँ पे बना दे तो जो फार्मर्स हैं वो इनको हनी बेच सकते हैं। तो एक और एक्टिविटी में अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर उनको एक और एक्टिविटी मिल गया करने के लिए। सो देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज दैट गवर्नमेंट नीड टू थिंक ऑफ एंड टेक स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स रिगार्डिंग दोज जो एक्टिविटीज़ है, इनके रिगार्डिंग गवर्नमेंट अगर कुछ स्टेप्स लेती है तो जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का वो सॉल्व हो सकता है। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेटअप किया जाए जो कि प्रोसेस करती हैं वेजिटेबल्स को, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टोमेटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट। तो इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप किया जा सकता है रूरल एरियाज़ के अंदर। तो ये सब जो है ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कि वहीं के सेमी रूरल एरियाज़ के अंदर लोकेटेड होंगी एंड नॉट नेसेसरी इन लार्ज अर्बन सेंटर्स। तो कुछ आप सेमी रूरल एरियाज़ जो है वहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज़ आ जाते हैं तो फिर लोगों को और से और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने लग जाएगा। तो दिस इज़ अनदर वे। तो अब हम इंडिया की अगर बात करें तो देयर आर 200 मिलियन चिल्ड्रन इन स्कूल गोइंग एज ग्रुप, ओके, एंड आउट ऑफ दिस नंबर अबाउट ओनली 2/3 ऑफ देम आर अटेंडिंग द स्कूल्स। इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे बच्चे हैं जो कि पढ़ लिख सकते हैं, जिनको कि पढ़ना लिखना चाहिए। इतना बच्चा है हमारे यहाँ पे जिसको कि पढ़ना चाहिए, दे शुड बी एजुकेटेड, but how many of them are attending schools? Only 2/3 of the population is attending schools. Why? What is the problem? क्यों ऐसा हो रहा है? और जो बाकी के लोग हैं, the rest of them, they are not, they may be, या तो वो घर पे रहते हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, या तो वो घर पे रहेंगे, या फिर उनमें से बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ता है चाइल्ड लेबरर्स, तो वो चाइल्ड लेबरर्स की तरह जो है वो काम कर रहे हैं। सो अगर ये सारे जो बच्चे हैं ये स्कूल को अटेंड करें, सो ये इनको जो बच्चे हैं अगर ये स्कूल अटेंड करते हैं, इफ़ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल, वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ। तो अगर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन जो है बच्चों का वो हम चाहते हैं कि वो पढ़ें, तो उसके लिए हमें ज़्यादा बिल्डिंग्स चाहिए, ज़्यादा बिल्डिंग्स स्कूल के लिए हमें चाहिए, ज़्यादा टीचर्स हम लोगों को चाहिए और ज़्यादा स्टाफ हम लोगों को चाहिए। ओके, तो एक स्टडी कंडक्ट किया गया था बाय द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट्स, जिसने एस्टिमेट किया था कि 20 लाख जॉब्स जो हैं वो क्रिएट किया जा सकता है एजुकेशन सेक्टर में अकेले। देख रहे हैं आप, 20 लाख जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है, 20 लाख लोगों के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है वाया एजुकेशन सेक्टर अलोन। एजुकेशन के अंदर इतना ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो सकता है।
सिमिलरली अगर हम लोग चाहते हैं कि इम्प्रूव हो हेल्थ सिचुएशन भी हमारी कंट्री का, तो हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेस चाहिए, ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स चाहिए, ताकि वो रूरल एरियाज़ में भी काम कर सकें। सो दीज आर सम वेज जिससे कि हम जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से हम एड्रेस कर सकते हैं जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको भी। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो हम इस तरीके से थोड़ा कम कर सकते हैं, इफ़ नॉट डिमिनिश इट, इफ़ नॉट एलिमिनेट इट, एटलीस्ट टू रिड्यूस दैट प्रॉब्लम। जड़ से नहीं ख़त्म कर पाएंगे, कम से कम तो कर सकते हैं उसको। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे उन्हें कम किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। ओके, एंड दिस विल ऑल्सो लीड टू मोर एंड मोर डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। डेवलपमेंट का भी ये एक कंट्रीब्यूटर बन जाएगा। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, हर स्टेट और हर रीजन के अंदर पोटेंशियल है कि वो इंक्रीज कर सकते हैं अपनी इनकम को, अपने एम्प्लॉयमेंट को, अपने लोगों के लिए, उस एरिया के लोगों के लिए वो इंक्रीज कर सकते हैं। हर स्टेट और हर रीजन में इतना कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल है कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, वो लोगों के लिए जो इनकम है और जो एम्प्लॉयमेंट है उसका क्रिएशन कर सकता है। नाउ चाहे वो टूरिज़्म के थ्रू हो, ठीक है, या फिर रीजनल क्राफ्ट के थ्रू हो, या फिर इंडस्ट्री की वजह से हो, या फिर कोई और सर्विस हो जैसे कि आईटी का सर्विस हो गया, तो ये जो हैं ये भी दे ऑल्सो रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब इसमें भी गवर्नमेंट का हम लोगों को सहयोग चाहिए, गवर्नमेंट के हम लोगों को हेल्प चाहिए। तो अगर एग्जाम्पल है तो एक और जो सेम स्टडी है प्लानिंग कमीशन की, जिसने कि अभी ये बताया था कि 20 लाख जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए में, तो उसी ने ये भी कहा है कि अगर टूरिज़्म सेक्टर को हम लोग देखें और उसको इम्प्रूव किया जाए तो एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। हम लोग हर साल 35 लाख लोगों को काम दे सकते हैं अगर हम ढंग से जो है अपने टूरिज़्म सेक्टर को इम्प्रूव करें। So much employment, so much opportunities of environment. All it requires is the steps taken by the government. All it requires is what a government can provide. This is something which is required. A step, something that is done by the government. तो नाउ वी मस्ट रियलाइज़ दैट कुछ जो सजेशंस है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इसमें काफ़ी कुछ सजेशंस के अंदर काफ़ी टाइम लग सकता है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और अगर हम ये रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो सही से जो है लॉ इम्प्लीमेंट करे, तो जो राइट टू वर्क है जो कि 200 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे इंडिया के हैं, वो लोगों को सही तरीके से जो है एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। आपने राइट टू वर्क तो दे दिया है लेकिन लोगों के एम्प्लॉयमेंट नहीं है। पीपल आर नॉट एम्प्लॉयड, व्हाट विल दे डू विद देयर राइट टू वर्क? नाउ इफ आई गो स्टैंड आउट इन द स्ट्रीट एंड आई से आई हैव द राइट टू वर्क, दूसरे लोग क्या करें? अरे भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि मेरा जो राइट टू वर्क है ना मैं उसको एम्प्लॉय कर पाऊँ, मैं उसका कहीं इस्तेमाल कर पाऊँ। तो जब मेरे पास काम ही नहीं होगा तो मैं राइट टू वर्क का क्या करूँगी? गवर्नमेंट राइट टू वर्क तो दे दिया, पर सही मायनों में आप लोगों को राइट टू वर्क देने के साथ साथ उनको एम्प्लॉयमेंट भी तो दीजिए। So that is something that government need to take a note of. So this now talking about this, it is called National Rural Employment Guarantee Act 2005. तो नरेगा के नाम से जाना जाता है। 2005 के अंदर ये आया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। So please take a note of it. Right to work. और इसके अंडर क्या आया है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
गारंटी एक्ट 2005 का ये एक्ट है, इसको नरेगा के नाम से जो है वो जाना जाता है। नरेगा 2005 के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ओके, NREGA तो हम नरेगा इसलिए बोल देते हैं शॉर्ट में, ताकि याद रहे कि ये जो है इसके अंदर आते हैं। ये अगर आप नरेगा याद करके चले आते हैं तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, सो दिस इज हाउ यू पीपल कैन लर्न इट। शॉर्ट फॉर्म्स जब इसका एब्रीविएशंस निकाल लेते हैं ना तो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। थोड़ी बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी चीज़ें होती है ना उनको याद करने में। दिस वाज द एक्ट जिस जो गवर्नमेंट ने निकाला था इन द ईयर 2005। आई विल बी टेलिंग यू पीपल अबाउट दिस एक्ट। तो नरेगा की जब हम लोग बात करते हैं तो अंडर दिस एक्ट, अंडर नरेगा 2005, ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, हर कोई जो काम कर सकता है और हर कोई जो काम को करना चाहता है, ऑल पीपल हु आर इन नीड ऑफ work have been guaranteed 100 days of employment in a year by the government. So 100 दिन आपको काम guaranteed मिलेगा इस एक्ट के अंडर if you are willing to work. 100 days employment इसके अंदर गारंटी किया जाता है कि मिलेगा। सो अगर गवर्नमेंट जो है वो अपनी ड्यूटी के अंदर फेल कर जाती है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो हैं वो दिए जाएंगे। अगर आप इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं और आपको काम नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट जो है वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगा। तो ये जो किस तरीके के काम जो है इसके अंडर आते हैं, द टाइप्स ऑफ वर्क जो कि फ्यूचर में हेल्प करेंगे इंक्रीज करने में production from land will be given preference under this act. So this is how it is working. Let's move on to another topic, which is of the next topic. People will be discussing about the division of sectors as organized and unorganized. Division of sectors as organized and unorganized. This is what we people are going to discuss now. Okay, so let us examine अनदर वे, जिससे कि हम क्लासीफाई कर सकते हैं जो एक्टिविटीज़ हमारी इकोनॉमी में हो रही हैं उनको। तो इसको देखने के लिए आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आई विल बी रीडिंग दोज एग्जाम्पल आउट फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। ऑल्सो आई विल बी शोइंग यू दैट बॉक्स। तो हम इसको देखेंगे कि किस तरीके क्या कंडीशंस हैं इन कामों की, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि फॉलो करने पड़ते हैं इस काम की एम्प्लॉयमेंट के अंदर। व्हेन यू आर एम्प्लॉयड विद दैट काइंड ऑफ वर्क, तो आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और क्या इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको फॉलो करना पड़ता है। तो दैट इज़ व्हाट पीपल आर गोइंग टू लुक एट। तो यहाँ पे आप प्लीज़ ये एग्जाम्पल देखिए, दिस कांता एंड कमल वाला जो है, आप प्लीज़ इसको हम लोग रीड करते हैं। अब बुक्स के अंदर अपनी प्लीज़ बुक्स में से देखिए, बुक खोल लीजिए, पेज 30 के ऊपर ये दिया हुआ है। सो आई एम गोना डिस्कस इट फ्रॉम हियर, यू पीपल प्लीज़ डू लुक इनटू योर बुक। मैं यहीं से पढ़ रही हूँ, यहीं से हम लोग इसको देखेंगे। सो कांता के काम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, शी वर्क्स इन एन ऑफिस, शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30, 9 to 5 वाली जॉब के अंदर है कांता। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, उनको अपना सैलरी रेगुलरली मिलता है हर महीने के आखिर के अंदर। इन एडिशन टू द सैलरी के अलावा उनको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो उनको सैलरी के अलावा एक प्रोविडेंट फंड भी दिया जाएगा। सो शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंस, उनको मेडिकल और दूसरी अलाउंसेस भी दी जाती हैं।
कांता जो है डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज, कांता की संडे को छुट्टी होती है। तो दिस इज अ पेड हॉलीडे, संडे का दिन जो है वो उनका पेड हॉलीडे होता है, वो काम पे नहीं जाती हैं। तो व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क। जब उनको एम्प्लॉय किया गया था, जब उनको काम पे लगाया गया था, तो उनको एक लेटर दिया गया था बताने के लिए कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस जॉब के जिस पे कि कांता को लगाया जा रहा है। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट कांता, दिस इज समथिंग अबाउट वन पर्सन। लेट्स रीड अबाउट अनदर पर्सन हुज नेम इज कमल। कमल की जॉब के बारे में पढ़ते हैं। कमल इज कांताज नेबर, कमल और कांता जो है वो पड़ोसी है, नेबर्स है। ही इज़ अ डेली वेज लेबरर, वो एक डेली वेज लेबरर हैं इन अ नियर बाय ग्रोसरी स्टोर। तो पास की ही किराने की दुकान पे जो है वो डेली वेज वर्कर हैं, और वो शॉप पे रोज़ 7:30 बजे जाते हैं सुबह, और वो काम करते हैं 8 बजे तक उसी दुकान पे शाम के। and we people see that he gets no other allowances apart from his wage, उनकी वेज के अलावा, उनको जो शॉपकीपर देता है उसके अलावा उन्हें कोई अलाउंस नहीं दिया जाता है, उनको पे नहीं किया जाता है उन दिन पे जिस पे वो काम पे नहीं आते हैं। He has therefore no leave or paid holiday, ना तो उनकी कोई लीव है, ना तो उनका कोई छुट्टी होता है, और ना ही उनका कोई पेड हॉलीडे होता है। So now, nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop, और उनको कोई फॉर्मल लेटर भी नहीं दिया गया जैसा कि कांता को दिया गया था, उनको तो कोई ऐसा फॉर्मल लेटर नहीं दिया गया कि इस दुकान पे जो है वो काम कर रहे हैं। सो ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर, तो उनके एम्प्लॉयर जो है वो कभी भी कह सकते हैं कि अब काम पे आप मत आओ, हमें आपसे काम नहीं कराना, हमें आपसे काम कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी उनका एम्प्लॉयर कह सकता है। तो हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे डिफरेंट लोगों के, किस तरीके के जो काम है जिसके अंदर वो एम्प्लॉयड है, हमने वो भी देखा। नाउ टॉकिंग अबाउट, आई विल बी जस्ट टेकिंग दिस बुक अवे नाउ। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, हम लोग देखेंगे डिविजन ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर्स को कैसे डाला गया है, डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये 2 एग्जाम्पल्स जो हैं हमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो जो कांता है वो काम करती है एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर। कैसे वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम करती हैं, बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर करते हैं वो सब जगह काम करने की, वो सब एंटरप्राइजेस काम करने के जहाँ पे जो टर्म्स हैं एम्प्लॉयमेंट की दे आर रेगुलर। ओके, सो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास क्या होता है, रेगुलर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्या होता है, रेगुलर टर्म्स ऑफ, इनके पास एम्प्लॉयमेंट के रेगुलर टर्म्स होते हैं, एंड देयरफॉर देयर इज अश्योर्ड वर्क। ओके, तो इनको रजिस्टर किया जाता है बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि कुछ लॉज के अंडर दिए गए, चाहे फैक्ट्रीज एक्ट के बेसिस पे दिए गए, चाहे मिनिमम वेज एक्ट के बेसिस पे दिए गए, चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के बेसिस पे है, या शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके बेसिस पे है। तो इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। तो क्या है यहाँ पर, कुछ फॉर्मल processes and procedures are there.
सो कुछ लोग जो कि दे मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन बट दे हैव टू वर्क टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कुछ लोग जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि किसी के अंडर काम कर रहे हों, वो अपना काम भी खोल सकते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट के अंडर खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है, अपने काम को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो वी विल सी दैट वर्क in this sector is registered under the गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अंडर जो है इनके किए गए काम को रजिस्टर किया जाता है एंड यू नीड टू वर्क एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। Work is done under the rules and regulation of the government। जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो एंजॉय करते हैं security of employment. So there is security of employment। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग सिक्योरिटी भी मिलता है। आपको टेन्योर जितना कहा गया है उस लेटर में आपको उतना आप काम उतने टाइम के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब मन चाहा तो आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट ऑल हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। उनको एक एक्सपेक्टेड काम के लिए रखा जाता है और फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स। सो वर्किंग आवर्स आर ऑल्सो फिक्स्ड। वर्किंग आवर्स एंड पोस्ट इज फिक्स्ड। किसी काम से है उनको रखा गया है। नेक्स्ट वी विल सी दैट अगर उनको ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा टाइम के लिए उनको काम पे बुलाया गया है, तो उनको ओवर टाइम का पे मिलता है। सो मोर वर्किंग आवर means extra income, that is overtime payment. They get paid for overtime। तो उनको overtime का भी पेमेंट मिलता है। वेरी नॉर्मल थिंग, आज के डेट में तो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं ओवरटाइम का पेमेंट मिलना। नेक्स्ट बात करें तो we people see that they also get several other benefits from the employer। तो उनको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं एम्प्लॉयर से। और क्या है वो बेनिफिट्स? जैसे कि उनको पेड लीव मिलते हैं। सो other benefits like paid leave, payment during holidays, provident fund etc. are given to the employees। तो कुछ ये बेनिफिट्स जो हैं ये भी दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट वी विल सी उनको और बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं लाइक दी एज पर द लॉज, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट्स हैं या फिर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हैं, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है, ये सब भी उनको दिया जाते हैं। एंड दे रिटायर
as they reach certain age, and sometimes they also get allowances as pensions, तो उनको ये भी मिलता है. तो people can see organized sector जो है उसका एक डिफाइंड वे ऑफ वर्किंग है, एक डिफाइंड तरीके से जो है वो काम करते हैं. अब यही बात करते हैं हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की. टॉकिंग अबाउट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. टॉकिंग अबाउट दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो यहाँ पे किस तरीके से काम चलता है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, इस सेक्टर के अंदर, ये सेक्टर जो एक स्मॉल सेक्टर है और इसके बहुत स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं एंड इट इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. तो इट हैज़ स्मॉल एंड scattered sectors or units out of the government's control. तो गवर्नमेंट के कंट्रोल से जो है ये यूनिट्स बाहर होते हैं. नेक्स्ट वी विल सी दैट इनके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये कोई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं. नो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड हियर. वी सी जो जॉब्स है यहाँ पे वो लो पेड जॉब्स होती हैं एंड दे आर ऑल्सो नॉट रेगुलर. लो पेड एंड irregular जॉब्स जो हैं वो लो पेड जॉब्स हैं और वो रेगुलर भी नहीं है. तो कुछ जो है कोई प्रोविज़न नहीं है ओवर टाइम का. नो ओवर टाइम प्रोविज़न. कोई ऐसा नहीं है कि आपने ओवर टाइम काम कर लिया है तो आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है, उसका ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता है यहाँ पे. और उनको जो है कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है. नेक्स्ट इज नो बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरीज. तो कोई बेनिफिट भी उनको नहीं मिलता है, कुछ भी उनको सिक्योरिटी भी नहीं मिलता है. सो देयर इज अगेन नो एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे क्या होता है, नो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी. जब चाहो आपको काम से निकाला जा सकता है. नेक्स्ट वी विल सी दैट इनको जहाँ पे वेयर देयर इज लेस वर्क such as during some seasons some people may be asked to leave. तो ये सब डिपेंड करता है जो भी एम्प्लॉयर चाहता है. तो ये जो सेक्टर है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एम्प्लॉयड हैं और ये अपने कुछ लोग जो हैं वो अपने आप से कुछ छोटे मोटे जॉब्स कर रहे हैं, जैसे कि कुछ बेच रहे हैं स्ट्रीट्स पे या कुछ रिपेयर का काम कर रहे हैं. फार्मर्स जो हैं वो भी अपने ओन पे दे आर वर्किंग एंड कुछ जो हैं वो हायर लेबरर्स की तरह काम कर रहे हैं और कुछ जो हैं उनको इस ऐसे कामों के अंदर लगाया जाता है. सो वी पीपल सी दैट जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहाँ पे आपको किस तरीके से काम किया जाता है, वहाँ पे किस तरीके से जो है वो सारा काम चलता है. सो वी पीपल हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. In the next session, I will be taking up with you people the discussion regarding how to protect the workers in the unorganized sector. हमने unorganized sector के बारे में हमने देखा, कुछ चीज़ें जो हैं इस सेक्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की. तो नेक्स्ट सेगमेंट में जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, इनको किस तरीके से बचाया जा सकता है. अब इनकी जॉब सिक्योरिटी तो एज सच है नहीं, इनके वेजेस भी जो हैं वो इनको एम्प्लॉयर उसके अलावा कुछ नहीं देता, उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, उनको जब चाहे तब निकाला जा सकता है. प्लस दे आर ऑल्सो नॉट पेड द ओवर टाइम, उनको कोई ओवर टाइम करने का भी पैसा नहीं मिलता है. सो इन शॉर्ट दे आर नॉट हैविंग अ गुड जॉब
कोई एनवायरनमेंट, ज़रूरी नहीं जिस काम के अंदर वो एम्प्लॉयड है वो उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, उसकी कंडीशंस बहुत अच्छी हों काम की, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलता हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। देन इनको एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं है, जब चाहता है एम्प्लॉयर इनको निकाल सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर। एज वी पीपल सी दिस इज द दीज डिफरेंसेज जो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर लिख के दिए हैं, और जो प्लस हमने भी पीछे पेज पर डिस्कस किए हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के, आप लोग देख सकते हो कितना डिफरेंस है दोनों के ही कामों के अंदर। तो अब कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों को जॉब सिक्योरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरीके के लोगों को जॉब सिक्योरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ऑब्वियसली है कि हमारे लिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ के लोगों को हमें सिक्योरिटी देने का ज़रूरत है। तो इसलिए जो है हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम उन वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। सो फॉर दिस अभी हम लोगों ने जितना डिस्कस कर लिया इस सेशन के लिए बस इतना ही था। अगले सेशन में हम अब एक नया टॉपिक उठाएंगे इसी का जो थोड़ा एक्सटेंडेड टॉपिक है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।